नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बजट महोत्सव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। केंद्र की मोदी सरकार का 1 फरवरी को बजट आने वाला है। एक बार फिर से जनता को बजट से उम्मीदें हैं। उम्मीद इस बात की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या सहूलियत देंगी। निर्मला सीतारमण के पिटारे से किस किस को सौगातें मिलेंगी, गांव, गरीब और किसानों को कितनी राहत मिलेगी। मिडिल क्लास भी आस लगाए बैठा है कि क्या पता इस बार उसकी भी किस्मत का पिटारा खुल जाए। कोई टैक्स से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है तो किसी को रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में कटौती की उम्मीद है। पिछले बजट में मोदी सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान के साथ मिडिल क्लास पर भी था। राज्यों को भी बम्पर सौगात मिली थी। कई योजनाओं का दायरा बढ़ाया था तो क्वालिटी एजुकेशन से लेकर गरीबों को फ्री राशन और किसानों की सम्मान निधि में इजाफा भी किया था। लेकिन इस बार के बजट में क्या खास होगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट महोत्सव में आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कितनी राहत लेकर आएगा ये बजट। और चलिए, खास मुद्दा है चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं संजीव सुरोलिया जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है संजीव की आपका। जतिन हरजेई जी भी हमारे साथ हैं, कर सलाहकार हैं। जतिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा में मौजूद है सुनील अग्रवाल जी, अध्यक्ष है यूथ विंग 40 से। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज विमल कोठारी जी। विमल जी, बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद खास मुद्दा। जब बजट को लेकर हम बात करते हैं, हर सेक्टर को उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत जतिन जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मिडिल वर्ग हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, मुद्दे सबको चाहिए। लेकिन एक मुद्दा है, वो है टैक्स को लेकर। टैक्स जो कि सबसे जुड़ा हुआ है और हर कोई उम्मीद लगाकर बैठता है कि टैक्स में राहत मिल जाए। और माना यह जा रहा है कि इस बार जो बजट आएगा उसमें टैक्स को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, राहत मिल सकती है। आपको क्या लगता है, राहत मिलेगी मिडिल क्लास को? देखिए, टैक्स को लेके अहम फैसले हर बजट में होते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग सो मेनी चेंजेस वुड बी देयर। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ये तय है जी। बट क्या कर में राहत मिलेगी? आई एम स्केप्टिकल। मुझे संशय है कि कर में डायरेक्ट कोई राहत दी जाएगी। बट यस, मैं चाहूँगा कि दी जाए। दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हर टैक्स पेयर की तरफ से अगर मैं चाहूँगा तो एक बात तय है कि दिल मांगे मोर। एंड मेरी विश लिस्ट जो है, कम से कम, क्योंकि महंगाई को देखते हुए वो ये है कि कम से कम जो अपर टैक्स स्लैब है अपना, वो अपर टैक्स स्लैब जो कि आज की रेट में 10 लाख रुपए से नॉर्मल इनकम के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दैट मींस जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% का आता है, 30% प्लस सरचार्ज वगैरह की जब हम बात करते हैं, तो वो एक बहुत 10 लाख रुपए के ऊपर आ जाता है। दैट्स वेरी रिडिकुलस। और कम से कम भी 5 लाख रुपए तक की इनकम डायरेक्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल ही टैक्स फ्री हो जाए। अभी वो 3 से 5 और फिर मार्जिनल रिलीफ, वो सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? वी कैन हैव अ वेरी वेरी सिंपल टैक्स रिजिम कि 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं, आप 5% टैक्स 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो एक इस तरीके की राहत जिसमें कि थोड़ा बहुत कुछ पैसा की भी बचत हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी हो, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, नंबर 1। एक दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, केंद्र सरकार से, ये भी है कि आप ये देखिए कि इंडिविजुअल आदमी जो कि ज्यादातर सैलरीड हैं, साथ में मैं इसमें शामिल करूंगा जो कि बिजनेसमैन है लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप में या इंडिविजुअल की कैपेसिटी में काम करते हैं। आज की डेट में अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूं एज एन इंडिविजुअल, कोई बिजनेस करता हूं और मेरा डिसेंट सी इनकम है, देन इन दैट केस मैक्सिमम मार्जिनल रेट के बाद जो मुझे टैक्स रेट लगता है, दैट इज 30% प्लस सरचार्जेस। यही का काम अगर कोई एक कॉर्पोरेट कर रहा है तो उस कॉर्पोरेट में वो जो टैक्स रेट है वो 22% प्लस है। तो डायरेक्ट जो डिफरेंस है वो तकरीबन 9-9.5% का आ जाता है, 9% के आसपास का सेस वगैरह मिला के। मोर ओवर, अगर मैं कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूं तो वो 15% के ऊपर रेट आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो इंडिविजुअल के लिए डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट का टैक्स रेट बढ़ाना चाहिए, दैट्स वेलकम स्टेप। जो गवर्नमेंट ने 6 साल पहले किया, कम किया, दैट्स वेलकम स्टेप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है। लेकिन वो पैरामीटर एटलीस्ट एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जो एसएमई सेक्टर्स में ज्यादातर वही लोग हैं, उन लोगों को भी एट पार एटलीस्ट लेके आना चाहिए। ये मेरी एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है। जी जी, बिल्कुल, बेहद अहम पॉइंट का जिक्र आपने किया। संजीव सुरोलिया जी भी हमारे साथ हैं। सर, इंडस्ट्रियलिस्ट है आप, और एक कहते हैं कि जब विकास हो,
राज्य का और सभी राज्य मिलकर देश का विकास करते हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा कि राज्यवार भी कहां क्या हम बेहतर कर सकते हैं वो दिया जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या उम्मीद लगाकर बैठा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा था, बहुत कुछ ऐसी डिमांड थी कि अगर पूरा किया जाए तो इन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन एक माइंडसेट हो जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो दे भी सकते हैं, मैनेज कर भी सकते हैं, बट उनकी फिर भी बहुत सारी समस्याएं होती है जिस पर कोई फोकस नहीं करता। ऐसे में उम्मीद क्या है कि इस टैक्स में उन चीजों को सामने लाया जाए? मैडम, जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ा हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो इंडस्ट्रियल के लिए दिया था वो सबसे बड़ा गेम चेंजर था। बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले कभी इंडिया में नहीं बनती थी वो सारे आइटम भी यहाँ पर बनने लगे, प्लस उनको कहीं न कहीं यहाँ पर मौका मिला, नहीं तो वो इंपोर्ट पे ही बेस था। सरकार, मेरी तो इस बजट से उम्मीद है कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कहीं न कहीं और आगे बढ़ाएगी, जिससे ऐसे प्रोडक्ट जो हमेशा से इंपोर्ट, अब कोई भी एग्जांपल देखें, चाहे मोबाइल सेट बनने का काम में देखें, जो पहले 100% इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया एक्सपोर्ट की पोजीशन पे आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लग गई है। एयर कंडीशन इंडस्ट्री में देखें तो वहां पर क्या है, कभी इंडिया में पीसीबी या कोई चीज बनी नहीं थी, अब स्थिति है कि यहाँ पर कंप्रेसर तक बनने की स्थिति आ गई है। तो ये स्कीमें सरकार कोई भी सेक्टर को देखकर इसमें करे। साथ में आपने राज्य सरकार से जोड़ा, तो मेरी तो राज्य सरकार से एक ही उम्मीद रहती है इसमें कि हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो, क्योंकि सारे सेक्टर एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं, उसमें क्या है कि आपका पर्यटन क्षेत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर्यटन में भी बढ़ावा होता है तो उससे इंफ्रा अपने आप बनता है और सभी को कहीं न कहीं कोई रोजगार मिलता है। उसके लिए सरकार कोई भी अपना इंसेंटिवाइजेशन से करे जिससे कि वो डिमांड्स और बढ़े। राजस्थान इस समय, चाहे मैरिजेस के लिए कह दो या और कोई काम के लिए कह दो, उसके लिए हब है। लोग यहाँ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसको और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुधारे और कैसे उस पर्यटन को बढ़ाए रहे, राज्य सरकार के दिमाग में रहे तो शायद और ज्यादा अच्छा इसमें काम कर पाए। बिल्कुल, और वैसे भी इस बार तो डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान, और ये उम्मीद तो जरूर लगा के रखे कि केंद्र से राजस्थान के भी खाते में कुछ बेहतर आ जाए। हालांकि केंद्र के लिए तो सब राज्य बराबर हैं, जहां जैसी जरूरतें हैं, इसलिए उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी। सुनील जी, यूथ विंग के अध्यक्ष हैं आप 40 से, और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो ये प्राथमिकता में गवर्नमेंट के भी है, केंद्र सरकार के भी है, राज्य सरकार के भी है। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात कर ले, या फिर सब ये कहते हैं कि अब जॉब्स तो उतनी है नहीं, तो सेल्फ की चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, खुद को मजबूत करना है, या फिर इंडिपेंडेंट होने की बात है। एमएसएमई सेक्टर इसमें योगदान बहुत रहता है। केंद्र से क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या इस बार भी युवा प्रायोरिटी में होगा, क्योंकि रोजगार भी इससे जुड़ा है, महंगाई भी जुड़ा है, जॉब भी की जब हम बात करते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं युवा सबसे आगे चाहता है कि केंद्र सरकार से इस पर कुछ बेहतर हो सके। तो क्या इस बार भी बजट से आपको लगता है ये उम्मीद होनी चाहिए और इस पर भी कुछ होगा? पहले तो मैं श्वेता जी आपका और विमल जी आपका और फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे युवाओं की बात रखने के लिए मौका दिया। मैं चूंकि युवा हूं, यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूं, तो और आपने सीधा सीधा टारगेट भी युवाओं को ही करके कहा है कि बोले युवाओं की बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस बार का बजट युवाओं के लिए उसमें काफ़ी युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि मोदी जी ने कल 128वीं जयंती जो सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई थी, तो उसमें युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कि उनके जो संवाद था युवाओं के साथ वो इसी तरीके का था कि उनका देश, मोदी जी का भी मानना है कि देश निर्माण में युवाओं का ही एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब चूंकि मोदी जी जो शिक्षा नीति है उसमें भी ये लेके आ रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट का एक चैप्टर हो, उसके साथ साथ उसके प्रोडक्ट उनका जिसमें युवाओं का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट की भी उनको 12th के बाद एक पढ़ाई कराई जाए। और उसके साथ साथ मतलब कहीं ना कहीं आज हमारे देश में मोदी जी की आशा ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं बाहर जाके नौकरी ना करें और बल्कि यहाँ पे नौकरी देने वाले बने और बाहर के देशों के लोग युवा यहाँ पे आके, मेरा एक इसमें जो भी आशा है या अब सुझाव भी आप मान सकते हो उसको, कि टैक्स जो है वो जीएसटी का स्लैब है वो दो ही तरीके का होना चाहिए, तो 5% और 12%। इसके अलावा अगर एक्सेसली लगाया जाए तो वो विलासिता की किसी भी चीज़ों पे लगाए तो उसका मानना है कि लगाना भी चाहिए। दूसरा, इसमें जो आयकर में 7.5 लाख रुपए उसका भी दायरा कहीं ना कहीं छूट का एक बढ़ाना चाहिए, और एक युवाओं के लिए कस्टमाइज एक पैकेज इनको एक देना चाहिए जैसे महिलाओं के लिए दिया जाता है। तो युवाओं को कस्टमाइज पैकेज देने से क्या होगा कि मैम जो एक युवा कॉलेज पास आउट होता है उसके पास पैसे की भी कमी होती है और
परिवार भी उस पर इतना विश्वास नहीं कर पाता कि ये पैसे को सही दिशा में लगा पाएगा या इसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक कस्टमाइज पैकेज की मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कस्टमाइज पैकेज युवाओं को दिया जाए, जिससे कि देश निर्माण में उनकी भागीदारिता तय हो। और एमएसएमई का एक स्पेशल पैकेज और जीएसटी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके युवाओं के लिए एक नई युवा उद्यमिता योजना का एक उनको प्रावधान एक इस बजट में रखना चाहिए। इसके आगे मैं और भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, चूँकि मतलब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मुखिया भी वही है, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा फिर भी ये मानना है कि मोदी जी से बजट बिल्कुल पूरा छू के निकलता है और मोदी जी की कहीं ना कहीं राय में निर्मला सीतारमण जी का सुपरविजन में ये बजट बनाया जाता है। तो बार बार मेरे मुंह से मोदी जी का ही नाम इसलिए निकल रहा है। जी। और युवा भी मोदी जी का बड़ा एक फैन फॉलोइंग है। तो हमारा ये मानना है कि देश की संरचना में आधारभूत योजना में भी युवाओं का योगदान है। उनको कहीं ना कहीं उनके लिए एक रिजर्व कैटेगरी, चाहे इंफ्रा को लेके हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस का पार्क जो बनाने की जो घोषणा कर रहे हैं कि आज जर्मनी से मशीनें मंगाई जाती है या कहीं रशिया से मंगाई जाती है, यूएस से मशीनें मंगाई जाती है, और तो डिवाइस पार्क जो मोदी जी घोषणा कर रहे हैं कि इंडिया में लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन परसेंटेज युवाओं को एक उसमें देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी उम्मीदें हैं और बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवा तो फ्रंट लाइन में ही है। अब बस इसलिए बार बार की स्किल डेवलप की बात की जाती है कि जहाँ जैसे जरूरत है विदेश में जाके अपने स्किल का, अपने हुनर को ना दिखा के अपने देश में करो। और ये भी मांग बार बार सरकार की तरफ से भी युवाओं से की जाती है कि आपको जो करना है बेहतर करिए, यहाँ प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपने देश में रहकर करिए। विमल कोठारी जी, विमल जी, अलग अलग सेक्टर में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिससे हम टैक्स को लेकर बात कर रहे थे, टैक्सेशन में कितनी उम्मीद है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ, क्योंकि आज अगर युवाओं की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शेयर मार्केट पे फोकस करता है और मार्केट ऊपर नीचे सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि जब बजट पेश होगा तो मार्केट का क्या होगा, अभी क्या स्थिति है। बहुत कुछ है जो अब मार्केट दे भी रहा है और मार्केट में ही ज्यादा वक्त युवा भी लगा रहा है। हर वर्ग की हम बात कर ले, ये बजट से क्या लगता है आपको कि अभी जो स्थिति है क्या आगे हो सकती है, कितना इस पर फोकस रहेगा गवर्नमेंट का भी, क्योंकि एक एक फैसले, एक एक जो घोषणाएं होंगी उससे मार्केट में भी उथल पुथल होने तय है। बिल्कुल सही कहा श्वेता जी आपने, मार्केट का और बजट का चोली दामन का साथ है। जब भी बजट आता है उस समय जो सेंसेक्स होता है, जैसे जैसे घोषणाएं होती है वैसे वैसे मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं। इस बजट में चूंकि ये 1 फरवरी को है, 1 फरवरी शनिवार है, लेकिन शनिवार होने के बावजूद शेयर्स की ट्रेडिंग होगी। और अभी अगर बाजार की स्थिति देखें तो वो स्थिति बड़ी बुरी स्थिति है, जिसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसे रोज बाजार में डाउनफॉल आ रहे हैं, आज खुद बाजार टूटा है, 300 पॉइंट के आसपास बीएसई सेंसेक्स टूटा है, निफ्टी में भी गिरावट आई है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात बाजार के लिए वो FII अर्थात फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भारत से मोह भंग होना। ये लगातार मतलब पिछले 6 महीने से लगातार अपना शेयर्स बेच रहे हैं और पैसा भारत के बाहर जा रहा है। अभी जो अगर ओवरऑल ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो ग्लोबल पोजीशन में जो जीडीपी ग्रोथ भारत की बताई जा रही है 6.4% के आसपास, जो संशोधित अभी अनुमान हाल ही सरकार ने जारी किए हैं, उनको देखते हुए जीडीपी की 6.4% की ग्रोथ को कम नहीं आंका जा सकता। अगर इसको कंपेयर करें यूएस से, जहाँ 2.0% के आसपास जीडीपी ग्रोथ मानी जा रही है, और दूसरे देशों से बात करें, उन देशों को छोड़ दिए जहाँ युद्ध है या युद्ध का असर है, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इसके बावजूद जो FII है वो लगातार अपना माल बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट को इससे असर पड़ रहा है, नकारात्मक असर पड़ रहा है। शेयर बाजार को लेकर के मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, एक्सपेक्ट भी ये करता हूँ कि जैसे 2024 के बजट में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% की रेट से टैक्स लगाया था, जो इससे पहले 10% था। मतलब 2.5% का टैक्स पिछले बजट में बढ़ा था। अब चूंकि पिछले बजट से और इस बजट के बीच के अगर समय काल की बात करें तो काफ़ी गैप आया है उस समय के बाद में और इस बजट के समय। उस समय सारा बाजार फ्लोरिश था, सारे शेयर्स अच्छे चल रहे थे, मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी परिस्थिति विपरीत है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉक मार्केट को लेकर के सरकार को एक सकारात्मक रुख भी रखना चाहिए। ये कोई
गैमलिंग का बाजार नहीं है। यहाँ इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी करता है। तो मेरा पहला तो एक्सपेक्टेशन यही है कि सरकार हो सकता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के कोई फैसला करे। और ये निश्चित है कि जैसे ही इस चीज को लेकर के फैसला आएगा, स्टॉक मार्केट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जो एफआईआई इस समय बाजार से बाहर जाने की सोच रहे हैं, हो सकता है वो रुकने की सोचे। दूसरा जो इशू है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के आंकड़े में देख रहा था तो इस साल 85% का ग्रोथ है। वो ग्रोथ होने के पीछे कारण ये है कि बाजार बहुत अच्छा था, लोगों ने ट्रेड किया और ट्रेड के ऊपर टैक्स चुकाया। 42,000 करोड़ रुपए के आसपास एसटीटी का कलेक्शन एक साल के अंदर हुआ, जो 85% ग्रोथ दिखाता है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है टैक्स लेना चाहिए, लेकिन इतना भी टैक्स नहीं लिया जाए कि जो टैक्स देने वाला उसको दर्द हो। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉक मार्केट को लेकर सरकार अच्छे फैसले करेगी। जैसे जतिन जी ने बताया, जतिन जी एक्सपर्ट हैं जीएसटी के। मैं तो ये सोच रहा था जीएसटी को लेकर ही था, और मैं यही सोच रही थी कि आप इस अपने, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे ही बात खत्म करेंगे मैं बिल्कुल जीएसटी पर ही आने वाली थी। और बेहद अहम बात की आपने विमल जी, क्योंकि सबका फोकस मार्केट को लेकर भी है और उम्मीद भी यही है कि बजट भी अच्छा हो, कम से कम मार्केट में उछाल आए तो राहत बहुत लोगों को मिलेगी। लेकिन जतिन जी, बिल्कुल जीएसटी को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जीएसटी काउंसिल में बैठक होगी, कई फैसले होंगे, बहुत कुछ होता है, लेकिन जीएसटी ऐसा है जो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज से जुड़ा हुआ है। थोड़े % की भी राहत मिलती है तो एक बड़ी राहत और बड़े वर्ग तक वो राहत पहुंचेगी। ऐसे में क्या लगता है कि जब इतनी उम्मीद पूरे देश के लोग कर रहे हैं तो क्या सरकार इसमें राहत दे सकती है या फिर कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी? देखिए, विमल जी ने भी बड़ा वाजिब पॉइंट उठाया कि आई हैवंट स्पोकन एनीथिंग ऑन जीएसटी। उसका एक बड़ा स्पेसिफिक रीज़न है कि जीएसटी के जितने भी फैसले होते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं कहूँगा बट ज़्यादातर जो हैं उसका रूट जीएसटी काउंसिल से है। तो बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं पता वो चीज़ होने वाली है, या ऑल ऑफ सडन जैसे अग्रवाल जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा कोई टैक्स रेट होना चाहिए वो 5 या 12% के आसपास होना चाहिए। ऐसी कोई घोषणा नहीं आने वाली है। ऑलरेडी जो काउंसिल में डिसीजंस हो चुके हैं, जिनको लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से जिनको रेटिफाई कराना है, वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यस, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर इस जो अग्रवाल जी ने पॉइंट उठाया 5 या 12%, सो मैं वापस रिपीट करता हूँ, दिल मांगे मोर। मुझे तो अच्छा लगेगा सारी चीज़ों के ऊपर ही 5% हो जाए, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि जब हम आरएनआर के ऊपर जाते हैं, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, तो वो तकरीबन 17% के आसपास आते हैं। यानी कि अगर मान के चले सारे स्लैब हटा दिए जाएं तो जो रेट आएगी वो 17 से 18% के बीच में आती है। 18% आज की रेट में भी जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का। सो ये मेरी एक, तो देखिए बजट में हमेशा पैसा सरकार को लेना है और खर्च करना है। सरकार का खर्चा कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है, हम सब जानते हैं। खर्चा के प्रति एलोकेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से टैक्स बढ़ेगा। सो बड़ी, अगर हम ये कहेंगे कहीं सरकार टैक्स में रिलीफ देने वाली, तो मान के चलिए किसी दूसरे तरीके से रिकवर करने वाली, तो वो सरकार लेगी। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन हमेशा टैक्स पेयर या बिजनेसमैन की तरफ से ये है कि जो कम से कम लॉज में हमारा कॉम्प्लिकेसी है वो कम से कम होना चाहिए। मैं आपसे 2 मिनट लेके और जीएसटी के बारे में एक पॉइंट ऐड करता हूं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उस टाइम हमें बोला गया था 4 रेट रहेंगी। 4 रेट, 5, 12, 18, 28। बाद में फिर इसमें सिन गुड्स के ऊपर एक सेस की बात आई तो चले मान लेते हैं 5 होंगी। लेकिन अगर आप इफेक्टिवली आज की रेट में जीएसटी का टैक्स रेट स्लैब उठा के देखेंगे, यू वोंट बिलीव मी कि देर आर डिफरेंट 35 से ज्यादा के क्लासिफिकेशन है आज की रेट में जो जीएसटी में टैक्स रेट है। आप 0.25, 3, 5, 6 कितने क्लास रेट मिल जाएंगे। उसके बाद सेस के इतने मल्टीपल के वैल्यू से लगता है कि वो क्लासिफिकेशन इतने है कि वो अपने आप में डिस्प्यूट पैदा करता है। अब इसको आप इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट से कंपेयर कीजिए। इंटरनेशनली क्या क्या ऐसा ही है हमारे यहाँ सब जगह के ऊपर। तो इंटरनेशनली अगर आप जाके देखेंगे तो हमने जहां से ब्रॉडली लॉ बोरो किया वो था मलेशिया है, जो हमारे जस्ट पहले हमसे लगा था। ऑस्ट्रेलिया है, वी बोरोड ग्रेटली फ्रॉम द EU। सभी जगह के ऊपर आप देखेंगे सिंगल टैक्स रेट है, सिंगल टैक्स रेट। Why we have this kind of classification? मेरा मानना यह है there should in GST there should be one rate. एक से अलावा कोई दूसरी रेट नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी 15%, लेट इट बी 18%, लेट इट बी 12%, जो करेक्ट आता है उस रेट को रखिए, बट एक रेट। बिलीव मी, ये करने से आपके जितने डिस्प्यूट हैं
90% डिस्प्यूट जिसकी वजह से व्यापारी परेशान रह रहा है वो खत्म हो जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन आपने कहा सिंगल अगर रख लेते तो, लेकिन कई बार चीजें होती है रोजमर्रा की जो गरीब निचला व्यक्ति भी यूज करता है, कई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होती है जो एक वर्ग ही यूज करता है। अब आप दोनों में अगर सेम परसेंट रख देंगे। वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आई मस्ट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, वन इज प्रोग्रेसिव, अनदर इज रिग्रेसिव। सो वन नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स भी लग रहा है। सो जीएसटी इज कंसिडर्ड एज अ रिग्रेसिव टैक्स जो सभी लोगों के ऊपर एक सा लग रहा है। इनकम टैक्स इज बीइंग ट्रीटेड एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स उस चीज का केयर कर रहा है कि किस आदमी की समाज में क्या स्थिति है। जो ऊंचे दर्जे का है उसको एकदम हायर टैक्स रेट, जो बिल्कुल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, नीचे लेवल के ऊपर है, लास्ट पंक्ति में बैठा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो इनकम टैक्स उस सोशल एस्पेक्ट की केयर कर रहा है। सो यू नीड नॉट टू हैव अ डिफरेंट टैक्स रिजीम फॉर दिस पर्पस। अगर ऐसा ही कर रहा है तो जीएसटी हटा दीजिए, सिर्फ इनकम टैक्स लगा दीजिए, मे बी स्टेट कैन डिस्ट्रीब्यूट विद देम, कैन हैव अ केक ऑफ दैट। सो अगर से सोशल, सो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो यही है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज कंसिडर्ड एज रिग्रेसिव टैक्स, वो सिंगल रेट से लगता है। कुछ कंट्रीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं मेक्सिको का आपको बताऊं तो उसमें वहां क्या है कि आपको देयर आर 2 टैक्स रेट्स। तो आप वियतनाम में अगर आपको क्या होगा, बाकी सारी चीजें एक ही रेट से 8%, बट मेडिसिन के ऊपर 16%, दैट्स इट। सो सॉरी, एवरीथिंग इज 16, मेडिसिन वुड बी 8%, दैट्स इट। आप सिंगापुर में जाइए, आप चप्पल खरीदिए, आप कार खरीद लीजिए, आप लिकर खरीदिए, आप सिगरेट खरीदिए, एवरीथिंग इज एट सिंगल रेट। सो ये सिंगल रेट कॉन्सेप्ट बहुत रिलीफ देने वाला है व्यापारियों को। लेकिन ये संभव लगता है आपको कि भारत में ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुए। इनफैक्ट इफ यू रिकलेक्ट एंड रीड द इनिशियल लिटरेचर, जब जीएसटी इंडिया में लगने वाला था, ये स्टार्टिंग ही एक रेट से हुआ था कि एक रेट ही लगेगा। अगर आप रेफर करेंगे, देयर वर 3 कमेटीज जो कि इसीलिए बनी थी कि आप एक सिंगल रेट होगी, क्या रेट निकालें। दिस रेट इज कॉल्ड एज आरएनआर, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। डिफरेंट कमेटीज कैसे लेता है और क्या राय मिल सकती है? I wish one day we see this. वक्त भी खत्म, एक कमेंट जरूर चाहूंगी। जी सुनील जी। मैं जतिन जी की बात को कंटिन्यू करते हुए बात करना चाहूँगा। 2017 में जब जीएसटी आया था देश में, अरुण जेटली जी ने ये पेश किया था, इसके लॉज और सब बने थे। उन्होंने ये कहा था कि हम रोज़मर्रा की जो नियमित चीज़ें हैं उन पे 5% टैक्स रखेंगे और बाकी एक दूसरा टैक्स रखेंगे विलासिता को देखते हुए या दूसरी भी चीज़। तो 2 टैक्स की हमेशा जीएसटी में बात हुई थी। आज 3 तरीके का स्लैब इसमें बना दिया गया है। तो मेरे को मानना है कि कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी की बात को भी अगर प्रीवियसली देखा जाए, उस टाइम सभी एसोसिएशन ने, सभी व्यापार उद्योगों ने, सब भी फॉर्म पे एक ही बात की गई कि कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पे बिल्कुल न्यूनतम जीएसटी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपने जो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स की जो बात करी है, मैं उसमें उसी में आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उसको चाहे स्लैब को भी नीचे लेके आना चाहिए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा अगर टैक्स भरेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़ा वहीं पे ही पहुंचेगा, अगर आप कहीं देखा जाए तो। और अगर जीएसटी में भी अगर आंकड़ा, अगर जिस आंकड़े को ये चाह रहे हैं कि हमारे को ये आंकड़ा भी इतना कलेक्शन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर उसका टैक्स का स्लैब नीचे रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बदल दिया जाए तो किसी को राहत और वैसा मिल सकता है। और आप जो केंद्र सरकार सोचकर चल रही है शायद वो भी, क्योंकि वक्त पर संजीव जी एक फाइनल कमेंट है जीएसटी के बारे में, इसके बारे में बता रहे हैं जी। ये निश्चित रूप से इस बजट में जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही सब काउंसिल, डिसीजन हाँ, वो करेगी, अभी इसमें बैठक कोई भी हुई चर्चा का यहाँ। सब्जेक्ट बजट नहीं। के लिए कुछ भी नहीं नहीं है। है। जीएसटी काउंसिल, बाकी विमल साहब जो कह रहे हैं, कोठारी साहब ने जो बताया कि क्या नाम है, जो शेयर मार्केट में जो टैक्स लगा दिया और लगा दिया, इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है वो है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। सरकार की खुद की नींद उड़ रही है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं आने का एक ही कारण है, एफआईआई देख रही है कि कंटिन्यूस हमारा रुपया डाउन होता जा रहा है। देखिए रुपया डाउन हो रहा है वो तो इंटरनेशनल कारणों से हो रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ट्रम्प सरकार की नीतियां क्या होती है, उन नीतियों का असर क्या होता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। ट्रम्प सरकार की ओर से जो नई नीतियों की घोषणा होगी, जो भी इनकी कैबिनेट बैठक होने वाली है अगले 2-3 दिन के अंदर, उस बैठक में क्या फैसले होते हैं, उन फैसलों का इंडियन परिप्रेक्ष्य में क्या असर होता है, उसके बाद में जब बजट आएगा वो बजट उसको किस तरह से कंसीडर करता है, वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का इंजन बनेगा। पर सर, हर बार यदि 10% टैक्स यानी रुपया डाउन हो जाएगा तो यदि मान लो मार्केट बढ़ भी जाता है तो भी बाहर वाले को तो कुछ नहीं मिलेगा, डॉलर रकम में तो उसको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव नहीं है उसके लिए कुछ भी, यदि रुपया ऐसे रेगुलरली डाउन होता रहा तो। देखिए पॉइंट्स तो बहुत है और इस पर चर्चा की जाए तो फिर वक्त भी शायद कम पड़ जाए, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बजट महोत्सव है, बजट में चर्चा भी बहुत हो रही है, इंतजार जरूर 1 फरवरी का है, क्योंकि जब केंद्र का बजट आएगा, केंद्र जिसके सामने चुनौतियां भी बड़ी रहेंगी, जिम्मेदारी भी बहुत है, क्योंकि हर एक राज्य को देखना है, हर एक वर्ग को देखना है,
गांव गरीब किसान की बात पिछली बार भी प्रायोरिटी में रहा है, वो नजर भी आया था, झलक वो नजर आई थी पिछले साल के बजट में। लेकिन इस बार प्रायोरिटी में क्या रहता है? युवा की बात की जा रही है, क्या कुछ उसे मिल सकता है? और एक अपर लेवल की या कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो क्या राहत उनको दी जाती है या कुछ कड़वे घूंट दिए जा सकते हैं? क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो तो ये कहता है कि भाई जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो उतनी राहत सरकार देती है, लेकिन क्या हम लोगों पर ध्यान देंगे? और यानी सीधा इशारा टैक्स को लेकर है। तो क्या टैक्सेशन में कोई राहत मिल सकती है? क्या कोई अहम फैसले हो सकते हैं? क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है और ऐसे में कोई प्रेशर नहीं है, यहां पर कोई चुनावी फंडा नहीं है, कुछ मुफ्त का नहीं मिलने वाला है, यानी कड़वी घूंट भी पीनी पड़ सकती है अगर विकास करना है और सरकार को तो सब देखना होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद पूरा देश लगाकर बैठा और इंतजार करते 1 फरवरी का जब बजट सामने होगा और शायद इसका असर मार्केट में भी हो और जो मार्केट से जुड़े लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी आए, ये वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।